पेश खिदमत है अफसाना सूखे पेड़ की छाँव। इसे लिखा है जनाब तकदीस नकवी साहब ने और मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाम। आइए बढ़ते हैं अफसाने की जानिब। सर्दी इतने कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहा था और ऊपर से धुंध इतनी कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। थोड़े थोड़े वक्फे से हो रही बारिश ने तो गोया रगों में दौड़ता खून तक मुंजमद कर दिया था। वो उसी सूखे पेड़ की आड़ में जहां उसने बरसों से अपना घर बसाया हुआ था, अपने नीचे फैली दरी के अगले कोनों को समेटकर गोया अपने घर को मुकफ्फल करके सोने की तैयारी का ऐलान कर रहा था। उसका ये बेसाया घर एक फटी पुरानी दरी, एक अदद पुराना कंबल और एक एल्युमिनियम की थाली पर मुश्तमिल था। सर्दी इतनी शदीद थी कि उसकी दरी और फटा हुआ कंबल उसको पूरा ढांकने के लिए नाकाफी थे। उसने सर्दी से खुद को बचाने के लिए कई बार सुकड़ सुकड़ा कर गठरी बनकर अपने कंबल में पनाह लेने की कोशिश भी की, मगर नाकाम रहा। टांगे सुकेड़ कर सीने से लगा लेने के बावजूद भी कंबल सर तक ले जाने की कोशिश में उसकी यख पिंडलियां ऐसी खुली नजर आ रही थी जैसे किसी मुर्दे के चेहरे से कफन सिरक गया हो। ऊपर से हल्के हल्के हो रही बारिश इसके फटे कंबल से मिलती थोड़ी बहुत गर्मी के दरपे थी। बारिश से बचाने के लिए सर के ऊपर बेबर्ग समर पेड़ भी बेअमान और बेबस था, क्योंकि वो बारिश में भीगने के बावजूद भी सूखा था। ले देकर सर के ऊपर कारपोरेशन का एक धुंधलाया हुआ लैंप ही था, जिसको वो टिकटिकी बांधे देखने लगा तो एक मौहूम सी गर्मी उसके चेहरे पर मुंह से निकली गर्म भाप के साथ फैल गई। अभी उसने अपना कंबल अपने सर को ढांपने के लिए ठिठरे हाथों से ऊपर खींचा ही था कि उसको अपने खुले पांव पर गर्म गर्म पानी की धार का एहसास हुआ। उठकर देखा तो करीब ही शैम्पू से धुला धुलाया एक सफेद पमेरियन छोटा सा पप्पी, जिसको कुत्ता कहना हैवानियत के जुमरे में आ सकता है, टांग उठाकर अपने काम से फारिग होकर उसके कंबल को सूंघ रहा था। इस मोड़ पर, जो एक बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर और इसकी पार्किंग के दरमियान वाक़ था, इसको अपना यह मुख्तसर सा बेदरो दीवार का घर बसाए हुए बरसों गुजर चुके थे। इस घर के पड़ोसियों की हैसियत से कितने ही कुत्ते और बिल्लियां उसके सुबह शाम मेहमान रहते थे, मगर ऐसे धुले धुलाई सफ़ेद बुर्राक खूबसूरत पामेरियन जिसके गले में एक बहुत कीमती पट्टा भी पड़ा हुआ था, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि वो किसी बड़े घर का चश्मो चराग है, से इतने करीब से मुलाकात करने का शाज़ो नादिर ही मौका मिलता था। अक्सर इसकी फैली हुई दरी और कंबल पर इस्तराहत करते हुए कुछ मखसूस कुत्तों और बिल्लियों को देखकर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता था कि वो इस बूढ़े के मेहमान हैं या मेज़बान। इन कुत्तों और बिल्लियों के इसके साथ इतने करीबी घरेलू मरासिम, मुंह काटी रोटी वाले ताल्लुकात और बेतकल्लुफी की बुनियादी वजह इस सूखे पेड़ की पुश्त पर मौजूद चाउमीन बेचने वाले का वो काउंटर था, जो इन सब के लिए खुराक का मुश्तरका, मुसलसल और मुफ्त सप्लायर था। उस चाउमीन काउंटर के इर्द गिर्द हमेशा अमीरजादों और अमीरजादियों की ही भीड़ जमा रहती, जिसके बाइस कुर्ब जवार में बड़ी रौनक रहती थी। वहां आए हुए ये अमीर लोग अपने मोटे फर वाले भारी भरकम कोट और ऊनी शालों में लिपटे इस बात से बेखबर रहते कि सूखे पेड़ के पीछे कोई बूढ़ा अपने फटे कंबल के किसी सुराख से उन्हें देख देख कर उनके मुंह से निकलती हुई भाप की गर्माहट चुरा रहा है। वो अपने कंबल में लिपटा अक्सर उन जोड़ों की बाहमी गुफ्तगू को किसी दिलचस्प रेडियो प्रोग्राम की तरह कान लगाकर सुनता रहता और दिल ही दिल में अपनी जवानी के दिनों को याद करते हुए उनकी प्यार भरी गुफ्तगू में अपने ज़ेर लब हूँ हाँ से शामिल रहता। अक्सर लोग अपनी महंगी गाड़ियों से उतरकर इस चाउमीन काउंटर के इर्द गिर्द एक दूसरे से बगलगीर होकर भूख से पहले प्यास मिटाते, क्योंकि वहां बैठने का कोई माकूल इंतजाम नहीं था। यूं भी होता कि नौजवान जोड़े वहां आकर चाउमीन का ऑर्डर तो पूरा देते, मगर खाने से ज्यादा वक्त आपसी बातचीत में या बगैर बातचीत के गुजारते थे, जिसके नतीजे में पूरा का पूरा ऑर्डर उस बूढ़े और इसके साथी उन कुत्ते बिल्लियों को ही निपटाना पड़ता। कुछ लोग अपने बच्चों को घर पर छोड़कर
अपने साथ अपने कीमती पेट कुत्ते बिल्लियों का दिल बहलाने की खातिर उनको इस सेंटर में लेकर आते थे, जिससे इस सेंटर की और साथ ही उस चाउमीन काउंटर की भी मकबूलियत मजीद बढ़ गई थी। बढ़ती सर्दी और मुसलसल बारिश के सबब चाउमीन काउंटर भी आज कदरे पहले ही बंद हो चुका था, जिसकी जलती अंगीठियों से थोड़ी बहुत मिलती गर्मी काउंटर वाले के साथ ही रुखसत हो चुकी थी। कारपोरेशन के लैंप के ऊपर से आती धुंधलाई हुई मध्यम सी रोशनी में उसे अगर कुछ नजर आ रहा था तो बस वो सफेद चमकता हुआ भोला भाला सा पामेरियन कुत्ता ही था। बूढ़े ने उसे प्यार से चुमकारा और उसको अपने करीब करने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन घबरा कर फौरन ही वापस खींच लिया। उसने एक लम्हे के लिए पहले अपने मैले कुचैले हाथों की तरफ देखा और फिर उस सफेद बुर्राक पामेरियन की तरफ निगाह डाली। उसको कुछ सोचकर फुरैरी सी आ गई। अचानक उसको ऐसा लगा कि जैसे वो अपने इन दोनों मैले हाथों से इस दूध से धुले सफेद पामेरियन को छूने नहीं बल्कि उसका गला घोंटने जा रहा था। लेकिन दूसरे लम्हे ही अपनी ये हिचकिचाहट दूर करते हुए खुद से सवाल करने लगा, माना सियाह और सफेद का ये फर्क नस्लों पुराना है, मगर सर्दी तो सभी को लगती है। तो क्या ये बेज़बान कुत्ता जो इस वक्त सर्दी से बचने के लिए किसी पनाह की तलाश में इधर निकल आया था, इस कड़ाके की सर्दी के रहम करम पर छोड़ा जा सकता है? और फिर यही सोचकर उसने बेख्तियाराना उस पामेरियन को अपनी गोद में ले लिया। सख्त सर्दी के सबब हो रही इसकी कपकपाहट को कम करने की गर्ज से जब उसने उसको अपने सीने से करीब करके भींचना चाहा तो इसकी सफेद बेहंगम दाढ़ी गैर इरादी तौर से कुत्ते के मुलायम फर पर ब्रश सा करने लगी। दाढ़ी का लम्स पाते ही कुत्ता बूढ़े की गर्दन और सीने के दरमियान घुसने की कोशिश करने लगा। बूढ़े ने कुत्ते की फर पर फैले बारिश के कतरों को अपनी दाढ़ी के बालों से आहिस्ता आहिस्ता सींचने की कोशिश की, जिसके बाइस कुत्ते की कपकपाहट में कुछ कमी वाक़ हुई। ये देखकर बूढ़े को अपनी कम माईगी का एहसास होने के बावजूद एक पल के लिए अपने अंदर एक पाकीज़ा इंसानी हमदर्दाना जज्बे की गर्मी का एहसास हुआ, जिससे उसे अपने हाथों पर लगी मैल पिघलती हुई महसूस होने लगी। कुत्ते को गोद में लेकर अब वो ये भूल चुका था कि उसको गोद में ले लेने के बाइस अगर कुत्ते का फर मैला हुआ तो इसके पास तो उसे शैम्पू कराने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कीमती पट्टे को मस करने की हिम्मत तो पहले ही टूट चुकी थी। गोद में लेकर उसने महसूस किया कुत्ते का जिस्म पूरा ठंडा हो चुका है और वो बेइंतहा सर्दी के सबब निढाल सा हो रहा था। पहले बूढ़े ने इसके भीगे हुए जिस्म को अपने पास पड़े हुए एक अंगूछे से रगड़कर खुश करने की कोशिश की और फिर इसे अपने फटे हुए कंबल में लपेट लिया। कंबल की खस्तगी, तंग दामानी और बारिश के सबब नमी ने इतनी गुंजाइश नहीं छोड़ी थी कि इसमें वो खुद और इसका बिन बुलाया मेहमान दोनों एक साथ बखूबी समा सकते। कुत्ता अभी भी कपकपा रहा था। बूढ़े की समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात गए और इस कड़ाके की सर्दी में वो किस तरह इस बेचारी नन्ही सी जान को सर्दी से बचा सकेगा। दूर दूर तक कोई आता जाता भी नजर नहीं आ रहा था। सर्दी और बारिश के सबब वहां का चौकीदार भी गालिबन किसी जगह पड़ा हुआ सो रहा होगा। अभी तक वहां कोई भी इस पालतू पामेरियन को तलाश करता हुआ नहीं पहुंचा था। गालिबन इसके मालिक इसे हर जगह ढूंढने की नाकाम कोशिश के बाद थकार कर अपने घर वापस जा चुके होंगे। बूढ़े ने दिल में सोचा, अब तो इस भटके हुए कुत्ते के बारे में सुबह होने पर ही कुछ पता चल सकेगा। बूढ़ा परेशानी के आलम में कुछ सोचने लगा। उसने बर्तन में पड़े रोटी के टुकड़ों में से एक टुकड़ा उठाकर कुत्ते को खिलाने की कोशिश की, जो उसने मुंह फेर कर मुस्तरद कर दी। फिर यूं ही सोचते हुए बूढ़ा अचानक अपने जिस्म पर पहना हुआ खद्दर का मोटा कुर्ता उतारने लगा, जिसमें लंबी लंबी गहरी सी दो जेबें भी लगी हुई थी, जो इसकी दरअसल सेफ बॉक्स थीं, जहां वो हमेशा अपनी जोड़ी हुई रकम और दीगर कीमती चीजें रखता था। कुर्ता उतार कर उसने इसमें कुत्ते को बहुत अच्छी तरह से लपेट दिया और फिर इसके ऊपर कंबल को भी इस तरह ढांप दिया जिससे कुत्ते को किसी जानिब से भी हवा लगने का इम्कान न रहा। इस तरह गोया उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई और बची कुची पूंजी उस कुत्ते की हिफाजत पर निछावर कर दी। अब बूढ़ा इतने कड़ाके की सर्दी
اور بارش میں خود ننگ دڑنگ سکڑا ہوا کتے کو اپنے کرتے اور کمبل میں لپٹائے صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح سورج کو نہ نکلنا تھا سو وہ نہ نکلا، مگر ننھے پامیرین نے بوڑھے کے پھٹے کمبل سے اپنا سر ضرور نکالا اور اپنی مخصوص آواز میں غالباً اپنے مالک کو بلانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں بوڑھے کے چاروں طرف لوگوں کی ایک بھیڑ جمع ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک میڈم اپنے ہاتھ میں ایک باسکٹ اٹھائے روتی ہوئی اس بوڑھے کے کمبل میں لپٹے ہوئے کتے کی جانب دوڑی اور انہوں نے مائی بیبی کہتے ہوئے اس کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ پھر بوڑھے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے چیخ چیخ کر کہنے لگی، یہ بوڑھا چور ہے، اس نے میرے جیکی کو چرایا تھا، میں کل رات سے اسے تلاش کر رہی ہوں اور اس نے اسے یہاں اپنے کمبل میں چھپایا ہوا ہے تاکہ اسے بیچ کر ایک موٹی رقم حاصل کر لے۔ پریشان حال خاتون نے قریب کھڑے ہوئے کانسٹیبل کو بھی جھنجھوڑتے ہوئے کہا، آپ اس بوڑھے کو گرفتار کر لیجئے، یہی وہ لوگ ہیں جو آئے دن میرے جیکی جیسے بھولے بھالے کو چرا کر بازار میں بیچ دیتے ہیں۔ خاتون کے ساتھ ارد گرد کھڑے لوگوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا۔ کانسٹیبل حالات کی سنگینی کا اندازہ کرتے ہوئے فوراً آگے بڑھا اور اس نے کمبل سے پرے ننگ دھڑنگ پڑے ہوئے اس بوڑھے کو اپنے بوٹ سے ٹھوکا دیا اور چیختا ہوا بولا، او بابا کھڑا ہو اور صاف صاف بتا، یہ کتا تو نے ہی چرایا تھا۔ بوڑھے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کانسٹیبل کے ساتھ دوسرے لوگ بھی چیخ چیخ کر اس کو جھنجھوڑنے لگے، مگر وہ یوں ہی ساکت و بے حس پڑا رہا۔ سب لوگوں کے مسلسل چیخنے کے باوجود بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ مردے کب کسی کو جواب دیتے ہیں۔